धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और आप लोग कुछ कुछ अपने अपने केसेस बताइएगा। उसके पहले मैं कुछ आप लोगों को सैद्धांतिक बातें जो हैं आयुर्वेद की वो मैं बताना चाहता हूँ, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग ना जब ट्रीटमेंट देते हैं तो ट्रीटमेंट देने के लिए कुछ कुछ नियम रहते हैं हमारे आयुर्वेद के, उसको पालना बहुत जरूरी होता है। तो मैं आप लोगों को अभी ना ये जो धातुओं का क्षय और वृद्धि है, इसका मैं कुछ टॉपिक आप लोगों को बताता हूँ, फिर आप लोग बताइएगा। तो जैसे कि हमारे पास रस धातु के पेशेंट आए, रस मतलब पेशेंट आए, लेकिन हम उनको कैसे पहचाने? तो रस वृद्धि के लक्षण क्या होते हैं? रस वृद्धि के लक्षण में ऐसा बताया कि रसोति वृद्धो हृदयोत क्लेदम प्रस्थिकम चा पादयति। मतलब जब रस धातु की वृद्धि ज्यादा मात्रा में हो गई तो उसकी वजह से छाती में क्लेद रहता है, मुख में अधिक प्रमाण में प्रसेक होता है, थूक थूक बहुत ज्यादा आता है, लाला स्त्राव बहुत ज्यादा होता है। और अष्टांग संग्रह में यही चीज बताया है कि प्रसेक होता है, अरोचक होता है। जब रस वृद्धि बढ़ जाती होती है तो मुंह में कोई भी टेस्ट नहीं आता है, हुरलास होता है, मतलब जी मिचलाता है। और रस धातु ज्यादा बढ़ गया तो स्त्रोतोरोध हो जाता है। मधुर रस से द्वेष होता है, मीठा देखते ही एकदम कैसा तो अजीब होता है। उसी तरह से अंग मर्द होता है, बॉडी एक होता है, और कफ के विकार सारे हो जाते हैं। तो ये रस वृद्धि के लक्षण होते हैं। तो रस वृद्धि के सारे लक्षण जो है वो कफ वृद्धि की तरह समझे, ऐसा अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदयकार वाग्भट जी ने बोला है। रसोपी श्लेष्मवत, कफ वृद्धि के लक्षण और रस वृद्धि के लक्षण एक जैसे ही होते हैं, ऐसा बताया। इसी तरह से रस क्षय के लक्षण, जब रस धातु का क्षय हो गया है, बहुत ज्यादा वर्क कर लिया, बहुत काम कर लिया, मेहनत वाला काम कर लिया, बौद्धिक काम, ब्रेन वाला काम कर लिया, और शारीरिक काम कर लिया, तो रस धातु का क्षय हो जाता है। तो उसके लिए क्या बोला है कि घट्टते सहते शब्दम न उच्चैर द्रवती शूल्यते हृदय ताम्यति स्वल्प चेष्टस्यापि रस क्षय। मतलब रस धातु क्षीण होने से थोड़ा भी मेहनत करने पे हृदय पे बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा, और थोड़ा भी आवाज जो है वो सहन नहीं होता है, बहुत ज्यादा इरिटेट होता है किसी भी इंसान को जब रस धातु का क्षय होता है। और घबराने जैसा फील होता है, व्याकुलता होती है, और हृदय में कोई सुई चुभ हो रहा है, इस तरह से वेदना होती है। और थोड़ा भी मेहनत करने से आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। उसी तरह से सुश्रुत में क्या बोला है कि रस क्षय होने से छाती में दर्द होने लगता है, कंपन होने लगता है, जिसको हम लोग बोलेंगे पाल्पिटेशन होने लगता है, और शरीर शून्यता, पूरा शरीर शून्य हो गया ऐसा फील होता है, और प्यास बहुत ज्यादा लगती है। उसी तरह से अष्टांग संग्रहकार ने क्या बोले, शब्दा सहत्व,
कोई भी आवाज बर्दाश्त नहीं होती है, छोटे बच्चे खेल रहे हैं या बाहर कोई भी कुछ बोल रहा है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। और पल्स रेट बढ़ जाता है, कंपन होता है, फिर शोष होता है, वेट लॉस बहुत ज्यादा होने लगता है, शूट बॉडी, पूरे बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है। फिर उसके बाद में ये हार्ट जो है वो बैठ गया है ऐसा फील होने लगता है। और थोड़ा भी मेहनत किया, थोड़ा भी चल गया है तो थकावट ज्यादा होगा, प्यास बहुत ज्यादा लगता है। ये रस क्षय के लक्षण होते हैं। इसी तरह से रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा आता है बॉडी में। और ग्लानी मतलब थकावट, लिथार्जी फीलिंग बहुत ज्यादा होती है, थकावट होती है। और शब्द सहिष्णुता, ऐसा रसे रोक्षम श्रम श्लोषो ग्लानि शब्दा सहिष्णुता, शब्द कोई भी चीज का आवाज बर्दाश्त नहीं होता, गाना भी लगा दिया तो बर्दाश्त नहीं होगा, किसी ने बोल दिया तो भी बर्दाश्त नहीं होता, इरिटेट बहुत ज्यादा होता है। ये रस धातु के क्षय में ऐसे लक्षण आते हैं। इसी तरह से रक्त की वृद्धि के लक्षण क्या बताएं? तो रक्त की वृद्धि के लक्षण बताएं, रक्तम रक्तांग रक्तांगक्षितम शिरापूर्णत्वम, मतलब पूरा शरीर में रेडनेस आती है, जिसका एचबी लेवल जो है वो 18 से ऊपर चला गया। जो पॉलीसाइथेमिया वेरा करके एक बीमारी रहती है जिसमें रक्त की वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाती है, तो शरीर पूरा रेड हो जाता है, आंखों में रेडनेस आती है, बहुत ज्यादा आंखें लाल लाल दिखाई देने लगती है। और पूरे शरीर में जो सिराएं हैं, जो वेन्स है वो पूरी तरह से फूल गए ऐसा फील होने लगता है। ऐसे मैंने पेशेंट देखे हैं तो मुझे मालूम है। और जो आयुर्वेद में लिखा है वो 100% सही है, कोई भी चीज गलत नहीं है। इसी तरह से अष्टांग संग्रहकार वृद्ध वाग्भट ने क्या बोला है कि अगर रक्त की वृद्धि हो जाती है विकृत स्वरूप में तो कुष्ठ व्याधि होता है, विसर्प व्याधि होता है, पिटिका होती है, रक्त प्रदर होता है, मेनोरेजिया मेटोरेजिया रक्त प्रदर होता है, और नेत्र लाल हो जाते हैं, आंखें लाल होती है, मुख लाल होता है, मेड्र जो है, जो पीनस है वो रेड हो जाता है, गुद में पाक होता है, पाक भी होगा, रेडनेस भी बहुत ज्यादा आएगा, फिर प्लीहा वृद्धि होती है, गुल्म व्याधि होती है, विद्रधि होता है, व्यंग होता है, फिर कामला व्याधि होती है, कामला जॉन्डिस ऐसे कंडीशन होती है, अग्निनाश होता है, आंखों के सामने अंधेरा आता है, रक्त की वृद्धि में इतना डेंजरस चीज होने लगता है। फिर शरीर और आंखें जो है रक्तांग नेत्रता, रेडनेस बहुत ज्यादा होने लगती है, और वात रक्त भी हो जाता है, और पित्त की व्याधि के सारे लक्षण आ जाते हैं, हाइपर एसिडिटी हो रहा है, जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। और फिर ना ये बहुत डेंजरस कंडीशन होती है जब रक्त बहुत ज्यादा बढ़ता है, चक्कर भी आता है, तो इसमें हमें रक्त मोक्षण करके दूषित रक्त को निकालना पड़ता है, रक्त पाचक देना पड़ता है, विरेचन देना पड़ता है, तभी पेशेंट का एचपी लेवल ठीक होता है। उसी तरह से रक्त क्षय, रक्त क्षय अगर हो जाता है तो त्वचा परुष होती है, मतलब बहुत ज्यादा ड्राई होती है, स्फुटित होती है, म्लान होती है, रुक्ष होती है। और इसमें खट्टा चीज, अम्ल रस की बहुत प्रार्थना, अम्ल रस की इच्छा होने लगती है, ठंडा चीज खाने की इच्छा होती है क्योंकि बॉडी में हीट बढ़ जाता है रक्तक्षय में। और शिराओं में शिथिलता आती है, पूरे जैसे वेरिकोज वेन्स वगैरह होता है ना वो ऐसे होने लगता है। और ठंडे चीज और खट्टी चीजों की बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि इमली का अचार खा ले, फिर कोई भी नींबू का अचार खा ले, ऐसा इच्छा होती है। रक्त अम्ल, शिशिर प्रीति, शिरा शौथिल्य, रुक्षता, ऐसा बताया। उसी तरह से रस हो गया, रक्त हो गया। अब मांस धातु, मांस धातु अगर वृद्ध हो जाता है, बहुत ज्यादा अति प्रमाण में मांस बढ़ जाता है, ऐसे चीजों का सेवन करने से बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि नितंब भाग, गाल, ओंठ, गोहे भाग, फिर थाइज रीजन, फिर पूरा शरीर में बहुत ज्यादा पुष्ट हो जाता है, और पूरे बॉडी में जड़पना आता है। जितना मांस अति प्रमाण में, अगर व्यायाम नहीं किया और पूरा शरीर फूल गया मांस से, तो ऐसा जड़पना आता है बहुत ज्यादा। उसी तरह से अगर ये ज्यादा बड़ा और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मांस बहुत नॉनवेज वगैरह खा रहे हैं, तो गंड, गलगंड, गंडमाला, अर्बुद, ग्रंथि, तालु रोग, जीवा रोग, कंठ रोग, स्फिक के रोग, फिर ओष्ठ के रोग, फिर जंघा में गुरुता, और उरु में, उदर में, सब जगह मांस मांस भर जाता है, और रक्त विकार होते हैं, कफ के विकार शुरू हो जाते हैं, और पेट की भी बहुत ज्यादा वृद्धि होने लगती है अगर मांस ज्यादा बढ़ जाता है। और कंठ में अधिमांस नाम का एक व्याधि है वो होता है, और अर्बुद, ग्रंथि, गलगंड, ये सब बताए मांस की अति वृद्धि में, ये बताए। उसी तरह से मांस क्षय जब होता है तो क्या होगा, स्फिक में, मन्या में, उदर में शुष्कता आ जाती है। मांस क्षय आप लोगों ने देखा होगा, जो माल नरिश लोग रहते हैं ना, जिनका मांस क्षय बहुत ज्यादा होता है, वो कितने पतले हो जाते हैं, उनके थाइज रीजन में तो मांस ही नहीं रहता है, पूरा जो बटक एरिया है वो पूरा सूख जाता है, मांस क्षय के लक्षण रहते हैं। और दूसरा क्या है कि वो कक्षा भाग, छाती का
सब केवल पूरा स्केलेटन दिखता है अगर मांसक्षय बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये हो गया रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु। किसी का भी वृद्धि नहीं होना चाहिए, क्षय नहीं होना चाहिए, नहीं तो व्याधि होते हैं। व्याधि हुआ तो हमें चिकित्सा करना पड़ता है। अब मेद वृद्धि, मेद की वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाती है तो मोटापा जो बोलते हैं, मेद की वृद्धि होने से पूरे बॉडी में स्निग्धपना आ जाता है और उदर में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, पार्श्व में वृद्धि हो जाती है। उसी तरह से पेशेंट को खांसी आती है, सांस फूलने लगता है मोटापा से, शरीर को दुर्गंध आने लगता है, पूरा बॉडी ऑर्डर जो रहता है बहुत बेकार होने लगता है, बहुत गंदा स्मेल आने लगता है। उसी तरह से रक्त के विकार होते हैं, कफ के विकार होते हैं, और ये ओबेसिटी इंड्यूस्ड पीसीओडी वो होता है, मोटापे से पीसीओडी होता है, और मेनोरिया होता है। मेंसेस ही नहीं आते 2-2 साल तक, वो दवाई खाने के बाद भी नहीं आते, फिर वो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दिया जाता है। मोटापा जो है सभी बीमारियों का जड़ है, उससे डायबिटीज भी होता है, बीपी भी होता है, और दुनिया भर की किडनी फेलियर भी होता है। और दूसरा क्या है कि मेद की वृद्धि ज्यादा होती है तो स्तनों में वृद्धि होती है, पुरुषों को भी, स्फिक में, उदर भाग, सब जगह चर्बी चर्बी हो जाता है, तोन निकल जाता है। इसी तरह से अगर मेद क्षय होता है तो संधियों में स्फुटनवत वेदना होती है, ग्लानि होता है, आंखों की शक्ति कम होने लगती है मेद क्षय से, शरीर में दुर्बलता आती है, उदर प्रदेश में कार्शता आती है, पेट पिचक जाता है बहुत ज्यादा। उसी तरह से प्लीहा वृद्धि बताए, मेद क्षय से प्लीहा वृद्धि होती है, प्लीनोमेगेली होती है, संधि शून्यता, त्वचा में रुक्षता आती है बहुत ज्यादा, और स्निग्ध मांस खाने की इच्छा होती है बहुत ज्यादा, स्निग्ध चीज खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। उसी तरह से कटी सुप्तता, कमर में ऐसा लगता है कि सो गया है, नमनेस बहुत ज्यादा आती है। उसी तरह से अंग कृशता, पूरा शरीर सूख जाता है मेदशय में। और इसी तरह से ये हो गया मेदशय। अब होता है अस्थि वृद्धि, अस्थि धातु का बहुत ज्यादा वृद्धि होने से क्या होता है कि कहीं पर भी बहुत ज्यादा दांत दांत हो गया, वो बहुत निकलने लगता है, बोन्स का अनवांटेड ग्रोथ होने लगता है, अधिदंत होता है, अस्थि वृद्धि होने लगती है। उसी तरह से, और जैसे कैल्केनियस पर होता है, टाच दुखी जो बोलते हैं, जो हील पे दुखने लगता है, अस्थि धातु इधर उधर बढ़ने की वजह से, या फिर पैर की उंगलियां भी टेढ़े मेढ़े बढ़ने लगती है, अस्थि धातु की वृद्धि की वजह से होता है। उसी तरह से अस्थि क्षय जब होता है तो केश गिरने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं, लोम नख समश्रु गिरने लगते हैं, दाढ़ी के बाल पूरा गिर जाते हैं, मूंछ के बाल गिर जाते हैं, नाखून गिरने लगते हैं, नाखूनों में बहुत ज्यादा क्रैक्स पड़ने लगते हैं, दांत टूटने लगते हैं, ऐसे छोटे छोटे पीसेस में टूटने लगते हैं, और दुर्बलता आती है, संधियों में शिथिलता आती है, संधियां लूज पड़ने लगती हैं। यह अस्थि क्षय की वजह से होता है। और अस्थि क्षय में अस्थि में वेदना होती है बहुत ज्यादा, और दांत और नाखून में क्रैक्स पड़ जाते हैं, ऐसा बताया, और रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह से हड्डियों में दर्द होता है, और गात्र सदन, पूरा बॉडी में शिथिल हो गया है पूरा बॉडी, ऐसा अस्थि क्षय में ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं। जो कैल्शियम की कमी के सारे प्रॉब्लम होते हैं ना, कैल्शियम की कमी के, वो सारे दिखने लगते हैं। और डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि विटामिन डी का भी चेक करते हैं, सीरम कैल्शियम भी देखते हैं, तो विटामिन डी है तो इंजेक्शन देते हैं, लेकिन वो नहीं कवर हो पाता, अस्थि क्षय बहुत ज्यादा दिखने लगता है। इसी तरह से अब आता है मज्जा वृद्धि। मज्जा वृद्धि होती है तो सर्वांग और नेत्रों में जड़पना आता है, क्योंकि नेत्र जो है वो मज्जा धातु से बने हैं, और पूरा बॉडी में जड़पना है, हैवीनेस बहुत आने लगता है, और आंखों में दर्द होने लगता है, आंखें हैवी हैवी होने लगती है, और पूरे पर्व संधियां जो है अपने उंगलियों की, वो स्थूल होने लगते हैं, और वहां व्रण आने लगते हैं। इसी तरह से मज्जा वृद्धि होने के वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा सांस फूलने लगती है, व्रण होने लगते हैं, संधियों के ऊपर ज्यादा व्रण होने लगते हैं, ऐसा सिम्टम्स होते हैं। और दूसरा क्या है कि दाह वेदना बहुत ज्यादा होने लगते हैं, और पूरा जो जॉइंट के उंगलियों के जो जॉइंट है वहां पे रेडनेस आता है, ब्लैकिशनेस आता है, व्रण बहुत ज्यादा होते हैं, क्लेद होते हैं, कृमि उत्पन्न होता है। तो ऐसे जो बहुत ज्यादा कृमि और क्लेद होने लगते हैं उसको शतारु ऐसा बोलते हैं, शतारु। अब मज्जा क्षय जब होता है तो बोन मैरो कम हो गया, तो बोन्स जो रहते हैं वो टूटने जैसे वेदना होने लगता है, अस्थि दुर्बलता होती है, अस्थियों में लघुता होती है, और ये पेशेंट हमेशा वात रोग से पीड़ित रहते हैं, ज्वाइंट पेन सब जगह होता है, इसमें मज्जाशय रहता है। इसी तरह से शुक्र की अच्छी वृद्धि नहीं होती है, ओलिगोस्पर्मिया, एंजियोस्पर्मिया ऐसे रहते हैं, पर्व भेद रहते हैं, सारे ज्वाइंट्स में पेन होने लगता है, अस्थियों में तोदनवत वेदना होती है, जैसे सुई चुभ हो रहे हैं, अस्थि शून्यता ऐसे होने लगता है, अस्थि शौशिर्य,
ये अष्टांग संग्रहकार ने बोला है, अस्थि शौचर्यम निस्तोद दौर्बल्यम ब्रह्म तमो दर्शनई। इसका मतलब है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है पूरे बोन्स में ऐसे छेद ऑस्टियोपोरोसिस, पोर्स ऐसे फॉर्म होने लगता है और हड्डियां कभी भी टूट सकती हैं, फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ते हैं, अस्थि शूल होता है, दुर्बलता होती है, भ्रम होता है और तमो दर्शन, आंखों के आगे अंधेरा चाहता है बहुत ज्यादा। इसमें कैल्शियम की कमी, ऐसा मॉडर्न में डायग्नोस करके पेशेंट आते हैं। और भ्रम और तिमिर, आंखों के आगे अंधेरा चाहना, अंधेरापन आना, ऐसा होता है, रात को दिखाई ना देना, ऐसा सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। इसी तरह से शुक्र वृद्धि के लक्षण, अगर बहुत ज्यादा वृक्ष दवाइयां खाए या दूध का सेवन ज्यादा किया, अंडा बहुत ज्यादा खाया और शुक्र बहुत ज्यादा बढ़ गया तो क्या होता है, शुक्राश्मरी हो सकती है या शुक्रपात अधिक हो सकता है। अति स्त्री कामता, स्त्री का सेवन करने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, मैथुनाभिलाषा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। शुक्राश्मरी, शुक्र के रास्ते में शुक्र अटक जाता है, शुक्र वेग तो आ रहा है लेकिन उसको रोक दिया गया तो सूख जाता है और शुक्राश्मरी हो जाता है। शुक्र बहुत ज्यादा बढ़ गया तो बहुत ज्यादा संभोग की इच्छा होती है, ये बताए। इस तरह से शुक्र क्षय अगर हो गया, बहुत ज्यादा अति मैथुन किया, बहुत ज्यादा गंदे वीडियोस देखे या मन में दूषित विचार हैं बहुत ज्यादा, तो शुक्र क्षय बहुत ज्यादा होने से दुर्बलता आती है, मुंह सूख जाता है, पांडुता होती है, अंग साध होता है, श्रम होता है, क्लैब्यता आती है, नपुंसकता आती है, वो इंसान स्त्रियों से दूर भागने लगता है, उसको स्त्री नहीं चाहिए क्योंकि मैथुन असमर्थता है तो मेंटली क्लैब्यता आ जाती है। फिर शुक्र जो है वो एक्चुअल मैथुन करना है तब वो नहीं निकलता है, जिसको हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बाद जो सिम्टम्स होते हैं, बर्निंग होना, पूरे तरह से पेन होना सारे पूरे रिप्रोडक्टिव एरिया पे, ऐसा होने लगता है और स्त्राव ही नहीं होता है, अगर उसने फोर्सफुली किया तो ब्लड आने लगता है, इतना तकलीफ बढ़ जाता है। वृषण में वेदना होती है, लिंग में वेदना होती है, मैथुन शक्ति बहुत दुर्बल हो जाती है और बहुत देर के बाद अल्प वीर्यपात होता है। इसी तरह से रक्त मिश्रित शुक्र आता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो आजकल इतना ज्यादा बढ़ गया है, ईडी इतना प्रॉब्लम बढ़ गया है ना, शुक्र क्षय इतना ज्यादा कर दिया जाता है, इतना ज्यादा कि इरेक्शन ही नहीं आता है, नपुंसकता पूरा आ जाती है और ये पेशेंट बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं क्योंकि वो चीज नहीं मिलता है तो मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। इसी तरह से अगर शुक्र क्षय बहुत ज्यादा हो गया तो शुक्र चिरात प्रसिद्ध चेत, बहुत देर में शुक्र पतन होता है या फिर शुक्र के बदले खून आने लगता है, विषण में बहुत वेदना होती है और शीर्ष से ऐसा लगता है जैसे गर्म धुआं निकल रहा है, ऐसा पेन होता है और नपुंसकता ये बताए और वीर्य जो है कभी कभी सोच के बिना इरेक्शन के भी निकल जाता है, ऐसा बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, कहीं पर भी कभी भी निकल जाता है, नाइटफॉल भी होता है और कभी भी निकलता है, पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान होता है और निकलता बहुत कम है, पानी से भी बहुत पतला ये शुक्र होता है, प्री मेजर इजैकुलेशन कुछ 1-2 सेकंड में निकल जाता है और उसके बाद में इतना वीकनेस आता है, उठने का मन नहीं करता, कोई काम करने का मन नहीं करता। ये शुक्र क्षय की वजह से होता है क्योंकि जितने नसें हैं वो कमजोर हो जाती हैं, तो शुक्र बनता भी नहीं है, अब बनता है जैसे बन रहा है, ऊपर से खा रहे हैं खाना और नीचे से पूरा निकल रहा है, ऐसा होने लगता है और घबराहट बहुत ज्यादा होती है क्योंकि कहीं ना कहीं ओज क्षय हो रहा है, तो घबराहट होती है, किसी से बात करने में डर लगता है, हर समय डर लगता है उसको, कोई भी चीज से व्याकुलता बहुत ज्यादा होती है, रात को नींद नहीं आती है और वो बार बार वही इच्छा होती है, बार बार मैथुन की इच्छा होती है और शुक्र निकलते जाता है और अगर पूरा शुक्र निकल गया, पूरा ओज निकल गया तो मृत्यु भी हो जाती है। इसी तरह से मल की वृद्धि और क्षय का लक्षण देखते हैं, अगर पुरुष बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो पेट फूल जाता है, कुक्षी में वेदना होने लगती है, बहुत ज्यादा पेन होने, नाभि के उधर बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और कुक्षी में आटोप होता है, उदर गौरव होता है, कुक्षी शूल होता है और फिर क्या होता है, वेदना बहुत ज्यादा बढ़ती है। इस तरह से पुरुष क्षय अगर हो गया तो आंत्र में पीड़ा होती है, कुक्षी कुछ अजीब तरह का दिखने लगता है अगर पुरुष क्षय हो गया तो, वायु और छाती में हवा संचरित हो रही है ऐसा फील होने लगता है, हृदय और पार्श्व में वेदना होने लगती है, वायु ऊपर की तरफ जा रहा है, कुक्षी में संचर कर ऐसा फील होने लगता है, पूरी क्षीण होने की वजह से पेट में कहीं भी दर्द होने लगता है, छाती में दर्द होने लगता है, वहां पे अतिसार के बाद जो पुरुष क्षय होता है वो ऐसे सिम्टम्स होते हैं। और राज यक्ष्मा में बोला है कि पुरुष की रक्षा करनी है, दोष धातु मलामूलम ही शरीरम, पुरुष भी हमारे शरीर में धारण करता है, धारण करने का, जिस तरह से अस्थि हमारे शरीर को धारण करता है वैसे ही पुरुष भी हमारे शरीर को धारण करता है। यह अस्थि धरा कला सैव पुरुष धरा कला सैव क्या बोले, यह पुरुष धरा कला सैव अस्थि धरा कला, जो पुरुष धरा कला है वो अस्थि धरा कला है, अस्थि धरा कला ही पुरुष धरा कला है, तो ये धारण करने का काम करता है।
तो अगर अस्थि धारा कला कम हुआ तो नहीं, पुरुष धारा कला कम हुआ तो अस्थि पे इफेक्ट आएगा, धारणा शक्ति थोड़ा वीक हो जाती है। यह पुरुष धारा कला सह अस्थि धारा कला। और दूसरा बोला यह मज्जा धारा कला सह पित्त धारा कला, यह पित्त धारा कला सह मज्जा धारा कला। जो पित्त धारा कला है वही मज्जा धारा कला है, वो तो हमने पढ़ा है, लेकिन पुरुष धारा कला ही अस्थि धारा कला है। उसी तरह से मूत्र की वृद्धि हो जाती है तो बार बार और बहु मात्रा में मूत्र प्रवृत्ति होती है। बस्ती में सुई चुभ हो रहे हैं, इस तरह से वेदना होती है, पेट फूल जाता है। अभी कोई तो सर बता रहे थे ना, नवीन सर, कि मेरा रेसिडुअल यूरिन जमा हो जाता है तो मुझे बहुत ज्यादा सीवियर पेन होने लगता है यूरिनरी ब्लैडर में। वो तो उनका कंट्रोल पावर थोड़ा वीक है, लेकिन ये मूत्र वृद्धि के सिम्टम में वही बताया कि बस्ती के एरिया में जो यूरिनरी ब्लैडर के एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। या हाइड्रोनेफ्रोसिस के पेशेंट जो आते हैं जिनका किडनी स्टोन रहता है, उनके किडनी के साइड में कितना स्वेलिंग हो जाता है, वो किडनी में पेन होने लगता है, पेट फूलने लगता है, मूत्र प्रवृत्ति बार बार होती है। तो ये जो है ना ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन की वजह से होता है। इसी तरह से बस्ती में तोड़ने की तरह वेदना होना, ये भी होने लगता है। उसी तरह से अगर ना मूत्र क्षय हो जाता है तो मूत्र कृच्छता होती है। अगर किसी ने पानी नहीं पिया पूरा दिन तो उसको यूरिन होगा, जलन के साथ 1 या 2 ड्रॉप होगा, कितना तकलीफ होता है। मूत्र का वर्ण प्राकृत नहीं रहेगा, प्यास बहुत लगती है, मुख शुष्कता रहती है, चक्कर आता है। अगर पानी तब भी नहीं पिया तो बेहोश होकर मर जाएगा। पानी जो है वो बहुत ही जरूरी है हमारे शरीर में, तो उसका भी क्षय नहीं होना चाहिए, मूत्र का भी। उसी तरह से अगर मूत्र क्षय हो गया तो बस्ती में सुई चुभने की तरह वेदना होती है, अल्प मूत्र प्रवृत्ति होती है। पेशेंट ना इतना ज्यादा जलन होती है कि ऐसे झुक के चलने लगता है 90 डिग्री में। विवर्ण मूत्रता, अल्प मूत्रता, सरक्त मूत्रता, उसमें ब्लड भी आ जाता है, इतना ज्यादा ये पित्त बढ़ जाता है जिसको मूत्र का क्षय हो गया है। उसी तरह से स्वेद की वृद्धि अगर हो गई बहुत ज्यादा तो बहुत ज्यादा त्वचा, जो मोटे लोग रहते हैं उनमें पसीना बहुत ज्यादा आता है, अति स्वेद प्रवृत्ति। तो मोटे लोगों में दुर्गंधी और कंडू बहुत रहता है, खुजली बहुत ज्यादा आती है। उसी तरह से बहुत ज्यादा पसीना आने के साथ खुजली और दुर्गंध, ये 3 टिपिकल सिम्टम रहते हैं। इसी तरह से अगर स्वेद क्षय हो गया तो स्वेद क्षय, जैसे लोग एसी में रहते हैं तो रोम रंध्र बंद हो जाते हैं, त्वचा ड्राई हो जाती है, त्वचा को स्पर्श नहीं समझ आता ठीक से, पसीना भी नहीं आता, कुछ भी नहीं होता, और बाल जो है वो भी स्तब्ध होते हैं, बाल टूटने लगते हैं, और जो अपने पूरे बॉडी में रोम है वो भी गिरने लगते हैं, त्वचा में क्रैक्स पड़ने लगते हैं, और स्पर्श ज्ञान भी कम हो जाता है, परुषता बढ़ जाता है, पसीना नहीं आता है, त्वचा का फटना, ऐसा सिम्टम रहता है, वो स्वेद का क्षय का लक्षण होता है। अभी आप लोग बताइए, आप लोग कुछ बोलिए। अब हरीश बत्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं, प्यारे डॉक्टर बोलिए सर, बोलिए सर। सर मैंने तो ज्वाइन ही अभी किया है। आप कोई पेशेंट का एक्सपीरियंस बताइए ना सर। सर मैंने तो ज्वाइन ही अभी किया है, मेरे को आप तो इतने इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं, आप इतने सारे पेशेंट देखते हैं, उनका कोई सिम्टम बताइए ना सर, ऐसे डिस्कस करेंगे। सर मैंने अभी ज्वाइन ही अभी किया है। वो मैं समझ गया, लेकिन कुछ सिम्टम बताइए, आप सोच के बताइए। ठीक है, सोच के बताइए। हाँ जी, हाँ जी। अकेले मैं बोलूंगा कंटिन्यू 1 घंटा पहले बोला तो बात का प्रकोप हो जाएगा ना, इसलिए कुछ और लोग भी बोलिए, मैं कंटिन्यू कैसे अकेले बोल सकता हूँ इतना। कुछ बोलिए, शशि तिवारी मैम आप कुछ बोलिए, आपने बस्ती दिया था कल, मैम खाना बना रही हैं? हाँ जी सर, किचन में बिजी हूँ थोड़ा, और आवाज आएगी तो सब म्यूजिक का रियाज कर रहे हैं एक्चुअली। आप बस ये बताइए कि बस्ती दिया तो क्या आया वो सर बताइए। कल नहीं दे पाई थी, कल रात में 12 बजे घर आए और बाहर से उल्टा पुल्टा खा करके आए। क्या क्या खाए थे? अब पता नहीं, क्योंकि मैंने सुबह बेटे से पूछा था तो मैं गुस्से के मारे फिर सो गई थी। अच्छा, क्योंकि मैंने 9:30 बजे फोन करके बोला, मैंने कहा भाई बस्ती देना है, लेना है, आ जाओ। बोलते मैं आ रहा हूँ। फिर 10:30 बजे मैंने फोन किया तो उठाया नहीं, फिर मेरे गुस्सा लग गया, फिर बस सो गई। आज दूंगी सर, आज भी अभी नहीं आए हैं। नहीं तो अभी तकलीफ कैसा है ये कुछ नहीं पता चला? हाँ आराम है सर, अभी मैं ना 10 मिनट बाद किचन से निकल कर रूम में आती हूँ तो बात करती हूँ। अभी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आवाज आएगी, वो म्यूजिक का कर रहा है बच्चा ना। ठीक है, ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और बताइए कुछ, डॉक्टर सुनील गिल जी, आपका कल कुछ बात रह गया था। डॉक्टर सुनील जी आप कुछ बोलना चाहते थे कल, कुछ बोलिए प्लीज, ऐसे चुपचाप मत रहिए। गंगवार सर, मंगला मैम कुछ बोलिए। सुनील जी आप बताइए, मैडम का आपने दवाई दिया, स्टार्ट किया? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, बताइए।
हाँ, उनकी दवाई चली हुई है सर। क्या 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 दे रहे हैं? सर उनको चंद्रप्रभा बटी, आरोग्यवर्णी, हाँ रसपाचक और रक्तपाचक और 10 मूला कंचनार, हाँ तो ये चला हुआ है सर। ठीक है। ये कब से शुरू किया आपने? सर अब दोबारा शुरू किया है, हाँ 1 तो हफ्ता हो गया। तो अंजना मैम से आपने गाइडेंस लिया था उनके बारे हाँ में? जी, हाँ जी, लिया था, हुई थी बात सर। हाँ ठीक है। तो अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा होगा ना इम्प्रूवमेंट इतना जल्दी? सर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे लगभग। सर आप बताओ सर कब करवाएं? 1 हफ्ता हुआ है, 2 महीने बाद करवा लें सर? हाँ 2-3 महीना बाद करवाइएगा। और सिम्टोमेटिकली क्या रिलीफ हुआ वो भी हमें बताइएगा। हाँ जी सर, वो बताएंगे सर। ठीक है और सर मेरा सर। मेरा बता हाँ सर। बोलिए 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 सर। सर मेरे को ना 2018 में हम्म। सर फिस्टुला हो गया था। अच्छा हाँ जी। तो तो एलोपैथी में तो आपको पता ही है सर, और सार सूत्र भी करते हैं आयुर्वेद में, और एलोपैथी में सर्जरी भी आपको हाँ पता है सर। हाँ तो मैंने 6 o'clock पे था सर। हाँ पता नहीं कुछ गर्म खाने से एक्सरसाइज करता था मैं, रेसलिंग करता था पहले, पता नहीं क्या था। हाँ कुछ समझ नहीं आया था उस टाइम पे, मतलब किस वजह से हुआ था वो। हाँ तो सर वो मैंने बिना किसी सर्जरी के बिल्कुल 2.5 साल में बिल्कुल कवर कर लिया सर, हाँ नॉर्मल। हाँ। तो क्या क्या दवाई लिए थे थोड़ा बताइए ना, सभी लोग को सर सीखने को मिलेगा। बाकी लोग लिख लीजिए, ये सर बता रहे हैं बहुत अच्छा दवाई। अच्छा सर, इसमें मैंने एक जैसे मैंने एक कपालभाति किया है, इसमें जी रेगुलर 28 महीने लगातार कपालभाति किया है, सुबह 1 घंटा जी अनुलोम विलोम किया है सुबह। जी और जो थोड़ी मेरी एक्सरसाइज थी वो करता था, और सारी हमारी जो आयुर्वेद वाली है वो दिनचर्या सारी। जी और इसमें सर मैंने अ, अर्स कोठार, ओ सर अर्स और एक सप्त विंशति। संत हाँ गूगल। हाँ जी और ये मैंने रेगुलर एक नित्यानंद रस। हाँ और सर बाकी 1-2 मेडिसिन और मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये तीन। उससे आपका हील होते क्या, सूख गया पूरा? हाँ, हील होता गया, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो पस बनता था वो खत्म होता गया इन तीनों से, अर्श हाँ से, सप्तविशंति गूगल से, और नित्यानंद रस से। हाँ और एक दो बार बीच में बस बोलभद्र, अगर कभी दिक्कत हुई है, बोलभद्र रस और ताप्यादि लोहो, ये मेडिसिन भी थोड़ी बहुत उपयोग की करी है। हाँ बीच में ज्यादा तो लगातार तो करी नहीं सर। हाँ और सर बस्ती भी ली है। हाँ तो उसके बाद सर आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें पस बढ़ना बिल्कुल बंद हो गया था। और हाँ उसकी एक जड़, वो जो जड़ सी होती है, जो बाहर की तरफ उसमें जो पस बनता है, वो जो रास्ता 6 o'clock से बना हुआ था, वो हाँ सारा का सारा अपने आप हील होता गया, और आहिस्ता आहिस्ता वो बंद हो गया। और हाँ। उसका बिल्कुल कोई निशान भी नहीं रहा सर। वो मैंने दोबारा फिस्टूलाग्राम करवाया तो उसमें सब नॉर्मल आया था सर। अच्छा। मैंने फिर दोबारा फिस्टूलाग्राम करवाया था पटियाला, तो वो हाँ बिल्कुल रिपोर्ट थी, उसमें कोई नहीं था, कोई फिस्टूला नहीं था। बहुत बढ़िया सर। मेरा खुद का है सर ये। जी क्या सिम्टम थे सर? हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, सिम्टम बताओ जरा, सिम्टम क्या थी आपको, क्या कैसे महसूस हो रहा था? सर देखो, जब हमें पेट साफ ठीक नहीं होता था ना, तो हम्म। उसमें पस बढ़ने लग जाता था। नहीं जब नहीं, डेफिकेशन के टाइम पे पेन भी होता था? सर होता था उसमें, जब वो पस भरता था ना और पस बाहर निकलता था फूट के, तो उसमें पेन होता था सर, फिर उस टाइम पे। पेन होता था सर? हाँ सर, होता था। और वो एक्सटर्नल ओपनिंग थी कहीं पे? हाँ सर, 6 o'clock पे थी। नहीं, 6 o'clock पे, और एक्सटर्नल ओपनिंग ही 6 o'clock पे थी या 6 o'clock पे थी सर।
हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ। और सर तो हेतु सर सेवन होता था आपके बॉडी में, क्या हेतु सेवन होता था कि जिसकी वजह से इतना बड़ा तकलीफ हो रहा था? सर मेरे को ये लग रहा था कि उस टाइम पे मैंने कुछ गर्म चीजें खाई हैं, उस वजह से मेरे को फील हुआ है कि उस वजह से प्रॉब्लम हुई थी मेरे गर्म चीजें, और पेट साफ होता था डेली का डेली? को। सर पेट साफ डेली होता था, उसमें बिल्कुल डेली होता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेट साफ ना हो। लेकिन सर उसमें जैसे ये था कि सुबह पेट साफ हो गया और खाने के बाद फिर एक बार पेट साफ हो गया। अच्छा। ये वजह थी। हाँ बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं थी। और एक बार दही जैसे का पेट सेवन साफ करते थे? दही का सेवन ज्यादा कर रहे थे दिन में, रात में दही ज्यादा खाना, नमक ज्यादा नहीं, खाना? रात में तो नहीं था सर, रात में तो नहीं था सर, लेकिन बस थोड़ा बहुत था, बस सर ना मात्र ही था, लेकिन इतना तो नहीं था। आपने क्या नॉनवेज वगैरह बहुत खाया था? नहीं सर, नहीं नॉन वेज भी नहीं खाया सर। क्या गरम मसाले क्या खा रहे थे, क्या गरम खा रहे थे? गर्म सर जैसे कोई सप्लीमेंट वगैरह एक्सरसाइज टाइम पे लिया है उस टाइम पे, या फिर सर जैसे थोड़ा बहुत गुड़ गुड़ का सेवन किया उस टाइम पे, जैसे दलिया वगैरह बनाया गुड़ का। अ, और जैसे फिर थोड़ी दिनचर्या थोड़ी सी वो हो गई थी, गड़बड़ में हो गई थी। तो बस यही मेरे को, यही सिम्टम इस वजह से मेरे को लगा कि ये प्रॉब्लम हुई थी। जी। क्योंकि हम गुड़ और शक्कर कंटिन्यू, मेरा मानना है कि गुड़ जैसे और शक्कर हम कंटिन्यू नहीं खा सकते, जैसे कि वो बराबर। गर्मी करता है मेरे को तो। हाँ बराबर बराबर। हाँ कंटिन्यू पूरे के पूरे में, जैसे बोल देते हैं ना कि मधुर रस में हम गुड़ शक्कर का लगभग लोग सेवन करते रहते हैं ना, परमानेंट लेकिन पूरी गुड़ साल जो करते होता है रहते वो हैं। खुद ही उष्ण रहता है सर, आपने सही हाँ बोला, हाँ सर, गुड़ खुद ही उष्ण रहता है। हाँ। तो वो कंटिन्यू मेरे को फील हो गया था कि ये ठीक नहीं है लगातार लेना। हाँ। कोई बस तो उस वजह से सर दलिया वगैरह बनाया था गुड़ का जैसे, तो उस टाइम पे, और सर बस ये चीजें हम्म। रही हैं, और दिनचर्या थोड़ी सी खराब रही है बस उस वजह से लगा लो, जैसे रात का खाना थोड़ा लेट हो जाता था। हम्म। बस इन चीजों से ही मेरे को, और उसके बाद मैंने वो पूरा हील करके बिल्कुल उसका फिस्टुलाग्राम करवा के तब उसको वो किया। तो अभी आपको कितना दिन हो गया फिर से नहीं हुआ ये सब? हाँ सर, मेरे को तो 2.5-3 साल हो गया, 3 साल। फिर से कभी नहीं हुआ? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ सर। तो आपने खाने पीने का भी परहेज तो पाला होगा अभी? हाँ सर, बिल्कुल, ये बिल्कुल 101% है। मैं सुबह के टाइम में व्यायाम करता हूँ, जैसे कपालभाति वगैरह, अनुलोम विलोम वगैरह, और थोड़ा वॉकिंग वगैरह, और शाम को एक्सरसाइज करता हूँ। हाँ। सही। पूरा ठीक हो जाता है आयुर्वेद की दवाइयों से? हाँ सर, हुआ है जैसे, ये यूट्यूब पे आते हैं या कोई और दिल्ली से है, या कहीं से भी XYZ ABCD कहीं से भी लगा लो, ये फिस्टूला के ऑपरेट करते हैं लोग, एक ऑपरेट करवाते हैं, फिर दोबारा कब्ज हो जाती है या दोबारा दस्त हो जाते हैं, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, फिर किसी का 7 o'clock पे बन जाता है, किसी को 8 o'clock पे बन जाता है, फिर दोबारा निकल आता है, फिर ऑपरेट करवाते हैं। ऐसे 4-4 ऑपरेट वाले, 3-3 ऑपरेट वाले बंदों से भी मैंने बात की है सर। जी। लेकिन वो तो ठीक कोई नहीं बोला, होते हैं सर, क्योंकि वो हेतु सेवन बंद नहीं करते हैं। हाँ हेतु सेवन नहीं बंद कर पा रहे ना सर, वो दोबारा फिर ऑपरेट के बाद फिर निकल जाता है उनको, हाँ। फिर दर्द हो जाता है, फिर पस बनती है। जी। तो दोबारा 3 साल से, 2.5-3 साल से सर मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। तो और आपने लेकिन देखिए सर ये अपने मेरा आप को कितना ढाई कंट्रोल किया होगा, वो चीजों से कितना अपने आप को सर रोका हुआ? जी। सर मैंने ना, अगर सुबह 5 बजे उठना है तो सुबह 5 से उठना है, 5, अगर बारिश आ रही है ना तो भी 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करना है, तो योगा करना है वो, और खाना पीना डाइट बिल्कुल एकदम मतलब जो, बस जो फिक्स कर दी थी ना ऋतुचर्या के और दिनचर्या के अकॉर्डिंग, तो वो कर हाँ। दी थी सर। वो 28 के 28 महीने ऐसे ही है, और अब ऐसे ही है, 28 महीने हाँ। में जाके कवर हुआ है सब। हाँ। तो आपने और कितना मैंने भी मेहनत यही से और और अपने शरीर को स्वस्थ कर लिया, कितना बढ़िया काम किया आपने सर। हाँ बिल्कुल, ये जो सर, जो मैंने मेरी फोटो लगा रखी है ना सर, मेरे इस पे स्क्रीन पे व्हाट्सएप पे, हाँ। एक एक में तो मेरी दाढ़ी सी है, और एक में मेरा गात भारी सा है। हाँ। जो ये जो दाढ़ी वाली फोटो है ना, मैं बच्चा को उठाए हुए हूँ साथ में, ये मेरा वजन है 101 kg, अच्छा। 57। अच्छा।
और 57 में कमजोर हूँ, और मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई थी, इसको मैं मेंटली बहुत परेशान कर लिया था बहुत ज्यादा। ये क्यों हो गई, कैसे हो गई? तो इस वजह मैं एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा करता था, व्यायाम करता था, तो वजन भी थोड़ा मैंने कम कम कर लिया था। तो ये जो दूसरी फोटो है इसके सेकंड में, वो मैंने हील करके और अपना वजन बढ़ा के एक्सरसाइज के साथ, तो ये उस टाइम की है, ये उस टाइम की है, दोनों। हम्म, जी बहुत अच्छा किया आपने। थैंक यू सर, थैंक यू। 2.5-3 साल से आप एकदम स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं। बिल्कुल सर, मेरे को तो अगर कोई नॉर्मल हल्का फुल्का कभी बुखार आता है तो बस एक दो दिन के लिए बस हाँ बस नवजबर आता है, नवजबर के अलावा और कुछ सर। जी। देखिए सब लोग भगंदर का फिस्टुला का सर ने कितना अच्छे से मैनेज किया, और उसके बाद परहेज पाल के उसको मेंटेन रखा है सर ने। सर मैंने एक बात ठान ली थी जब मेरे को हुआ हाँ था ये, हाँ कि मेरे को डाइट ऐसी लेनी है, हाँ मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग मेरे को डाइट लेनी है कि मैं सुबह एक बार में फ्रेश हुआ ना, तो स्मूथ फ्रेश होने के बाद मेरे को दोबारा जाना ना पड़े, और ना ही हाँ दोबारा फ्रेश होना पड़े 24 घंटे का। हाँ। सुबह ही इतना स्मूथ फ्रेश होना है कि हम्म, जैसे मतलब ये लगे कि बस दोबारा पूरे दिन में 24 घंटे के अंदर दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा मतलब ऐसी डाइट ली मैंने, और वो मैं ऐसे ही हुआ, बिल्कुल स्मूथ फ्रेश हुआ बैठते ही, बिल्कुल। और उसके बाद ना फिर वो प्रॉब्लम खत्म होती चली गई आहिस्ता आहिस्ता ही, क्यों जी। दोबारा मैं टॉयलेट गया नहीं हूँ। ज्यादातर ज्यादा 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 समय मेरे को टॉयलेट लगा नहीं है कि 10 मिनट 20 मिनट बैठा रहूं, बस 1 मिनट 2 मिनट ही टॉयलेट बैठता था, बस उसके बाद साफ पेट, और बिल्कुल उसके तो बाद क्या ये बीमारी सुबह उठ के आहिस्ता आप आहिस्ता भी खत्म रनिंग होती करते हैं? चली गई सर। सर आप सुबह उठ के 5 बजे उठ के रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, क्या करते हैं? मतलब अपने आप पेट साफ होता है तो कुछ एक्सरसाइज भी करते हैं सुबह उठने के बाद अभी? सर जैसे सुबह उठने के बाद हाँ जैसे हम हमारी दिनचर्या के अनुसार पानी वानी लेके, और बस थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद, तो सर हम जैसे थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम, थोड़ा हल्का वार्म बॉडी को वार्म अप करके, तो हम थोड़ी जी रनिंग वगैरह करते हैं हल्की सी, और हाँ। उसके बाद योग करते हैं। अच्छा जैसे सर खेत में अखाड़ा बना रखा है तो थोड़ा बहुत अखाड़ा वखाड़ा भी खोल लेते हैं, थोड़ा दंड बैठक भी लगा लेते हैं। हाँ। तो इसलिए आपका बॉडी इतना अच्छा रहता है कि पेट साफ हो ही जाता है आपका। जी हाँ पेट साफ हो जाता है सर, लेकिन जो डाइट मैंने वो बनाई थी उस टाइम पे, बगंदर टाइम पे, तो वो डाइट मैंने लगभग कंटिन्यू रखी है। टाइम टेबल भी फिक्स रखा है, बस इस टाइम पे लेना है, शाम का इस टाइम पे लेना है, तो सूर्यास्त से पहले लेना है जैसे, तो दूध इतने बजे लेना है, तो गाय का दूध चालू रखा आप है एक मैंने, बार सर गाय का घी बताइए ना, चालू अपना रखा। दिनचर्या बताइए ना, थोड़ा लोगों को अच्छा लगेगा। सुबह 5 बजे उठते हैं, फिर क्या क्या करते हैं, थोड़ा बताइए ना सर। सर मैं जैसे 5 बजे उठता हूँ सुबह, हम्म। 5 बजे उठने के बाद में कोरा घड़ुआ होता है ना, कोरा घड़ुआ सर समझ रहे हो? हाँ हाँ कोरा मटका मटका, हाँ हाँ। कोरा मटका होता है, तो उसका कोसा पानी पीता हूँ, कोसा पानी पीता हूँ ओक लगा के, अच्छा ओक के साथ पीता हूँ बैठ के। अच्छा। हाँ एक लगभग 200 ग्राम पानी, 150 200 ग्राम, जी जैसे, तो फिर उसके बाद में फ्रेश होने के बाद मैं 1 किलोमीटर 1 सवा किलोमीटर पैदल चलता हूँ, फिर मैं थोड़ा वार्म अप होने के बाद एक्सरसाइज करता हूँ। हम्म, एक्सरसाइज योग करने के बाद उसके बाद नहा धो के 1 1.5 घंटा हो जाता है, उसके बाद तो फिर मैं सुबह का खाना लेता हूँ। जी सुबह के खाने में मौसम की सब्जी या कोई भी दाल, उसके अंदर गाय का घी और 4 चपाती। जी तो सर उसके बाद उसके साथ 100 ग्राम 50 ग्राम लस्सी ले लेता हूँ काला नमक डाल के, जी अगर मौसम ठीक है, कोई ज्यादा सर्दी वर्दी नहीं है या बारिश वगैरह नहीं है। जी। तो फिर उसके बाद सर 1 घंटे बाद दोबारा प्यास लगती है तो दोबारा लस्सी ले लेता हूँ 1 1.5 घंटे बाद। अगर प्यास नहीं लगती है तो मतलब जैसे कहीं बाहर चला जाता हूँ तो थोड़ा पानी पी लेता हूँ। और दोपहर को सर फ्रूट लेता हूँ, जैसे केला वगैरह भी ले लेता हूँ सर, और अनार वगैरह भी, या दोपहर को कोई पपीता वगैरह, या कोई फ्रूट नहीं लेता हूँ तो जूस ले लेता हूँ किसी भी चीज का सर। कितना बजे लेते हैं तो जब प्यास दोपहर? लगती है तो आफ्टरनून में सर कितना बजे लेते हैं सर फ्रूट? बस 12:30 से, जी। 12:30 से पहले पहले, अच्छा 12 और 12:30 से पहले पहले लेता हूँ सर फ्रूट। अ- 12:30 और 1 के बाद कभी भी नहीं लेता। अच्छा। ठीक है सर।
तो उसके बाद सर शाम का खाना सर 6 और 6:30 बजे तक ले लेता हूँ। और जैसे सर्दी आती है तो उससे सर्दी में हम थोड़ा पहले ले लेते हैं। मतलब दिन उसमें में भी आप दो ही बार उसमें अन्न मौसम की खाते हैं? सब्जी। हाँ, मतलब दिन में 2 ही बार अन्न सुबह खाते हैं, सर सुबह और शाम? सुबह सर भरपेट खाता हूँ 4 रोटी, हाँ, 4 4:30 जो भी होती है मेरे को। और हाँ, शाम को सर सिर्फ मैं 2 रोटी खाता हूँ, 2 ढाई, अच्छा। 2 बस 2 2 ही और चपाती लेता हूँ दिन सर। में और 12:30 के पहले फ्रूट्स खाते हैं? हाँ जी सर। और रात को क्या खाते हैं? और सर जैसे अब शाम को 6 बजे मैंने 2 रोटी चपाती खा ली, हाँ, तो मेरे को ना अब प्यास लग चुकी है बस। हाँ। तो मैं अब दूध पीऊंगा सर। कितना? तो मैं दूध पीऊंगा गाय का सर। सर कम से कम 700-800 ग्राम। अच्छा, जिससे 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 मेरे को दोबारा रात को दिक्कत ना हो, रात को भूख ना लगे या भूख के मारे मेरे को जाग ना आ जाए रात को। और वो अच्छा, भी सोने से आधा घंटा पहले, 40 मिनट पहले पीता हूँ सर। अच्छा। और सर्दियों में क्या करते हाँ हैं? जी सर। सर्दियों में? अ, सर्दियों में भी सेम ही रहती है सर। डाइट तो सेम ही रहती है, बस अपना जो कुछ फ्रूट वगैरह होते हैं जो सर्दियों में ले लेते हैं, जो सब्जी वगैरह होती है वो मौसम की सब्जी सर्दियों में ले लेते हैं। तो इस टाइम पे सर। तो आपने सब बताया, रोटी लेते हैं सुबह 4 4:30, और फिर शाम को 2 रोटी। तो चावल नहीं खाते हैं क्या आप? सर खा राइस, लेते हैं चावल भी सुबह के टाइम में सर। वो बना लेते हैं सर, मिक्स होते हैं ना जो चावल, उसमें क्या बोलते हैं उसको। पुलाव? और जैसे उसमें प्याज आलू वगैरह टमाटर वगैरह डाल के जो मिक्स चावल बनाते हैं। हाँ, हाँ, पुलाव टाइप। हाँ 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 हाँ, वो सब्जी टाइप से। तो उसमें दाल चावल ले लेते हैं सर। अच्छा, दाल चावल ले लेते हैं, हल्की लस्सी ले लेते हैं सर। जी। मतलब आप सूर्यास्त के बाद बिल्कुल खाना नहीं खाते हैं, केवल दूध पियेंगे, वो भी प्यास लगने के बाद? हाँ जी, प्यास लगने के बाद ही पीता हूँ। जब मेरे को प्यास लगेगी, खाना खाने के 2 चपाती खाने के बाद, 2.5 चपाती खाने के बाद, सब्जी खाने के बाद, फिर 1 डेढ़ घंटे के बाद मेरे को प्यास लगना शुरू हो जाती है। तो मेरे अच्छा, को हो जाता है कि मेरे को प्यास लग गया। तो जी, तभी लेता हूँ मैं सर। उससे ना बस उससे और एक्सरसाइज और जो मैंने 3-4 दवाइयाँ मेडिसिन बताई थी सर, वो मेडिसिन बस जी। उससे बिल्कुल बिल्कुल हील और हो रात गया को सर, दूध बिल्कुल लेते हैं तो सुबह मतलब। अच्छे से पेट साफ हो जाता है वो दूध से, अच्छा से? जी। हाँ सर, हो जाता है। जब ज्यादा एक्सरसाइज होती है तो थोड़ा घी डाल लेता हूँ सर दूध में। अच्छा, कितना अच्छे से जब ज्यादा मतलब एक्सरसाइज आपने हो जाती है मैनेज सर। किया है सब। हाँ सर, वैसे एक्सरसाइज में अच्छी भी लगा लेता हूँ, कभी कभी मन होता है तो अच्छी भी लगा लेता हूँ, 2000 भी लगा देता हूँ सर दंड बैठक। जी। और सर आप गुस्सा, हाँ लेकिन क्रोध और द्वेष, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब पे क्या मतलब कंट्रोल कर लेते हैं? गुस्सा आया तो शांत हो जाओ? हाँ सर, कर भी लेता हूँ सर, हो जाता है सर गुस्सा तो मतलब। लेकिन इतना तो नहीं होता कि मतलब 5-10 मिनट के लिए, बस 2 मिनट के लिए। हाँ, हाँ, ठीक है। और टीवी कितना देर देखते हैं रात को? सर टीवी तो हम चलाते नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, नहीं तो फिर कितना बजे सो जाते हैं आप? सुबह 5 बजे उठ रहे हैं तो कितना बजे सोते हैं रात को? सर जैसे सर अब वैसे मान लो कि 10:30 तक सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब आपका नींद पूरा हो जाता है, 1:30 और 5, 6.5 घंटा नींद पूरा हो जाता है? हाँ हो जाता है सर, 5 सवा 5 तक नींद पूरा हो जाता है। और दिन जैसे में? 10 दिन में सर अगर 20 मिनट आंखें लग जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो बस नहीं। जी, बहुत अच्छा क्योंकि सर आपने। मैं आयुर्वेदिक वो ऑर्गेनिक खेती भी तो कर रहे हैं ना, उसके तो काम धंधा कुछ न कुछ चलता ही रहता है। जी। और आप क्लिनिक में कितना देर बैठते हैं? सर प्रवीण और मैं ही, हम दोनों ही रहते हैं क्लिनिक पे। और प्रवीण थोड़ा ज्यादा रहती है, मैं थोड़ा कम रहता हूँ। तो भी क्या टाइम रहता है आपका क्लिनिक का? सर मेरा टाइम रहता है 10 से 3, 10 से 4। अच्छा, प्रवीण का 9 से 6 रहता है सर। अच्छा। तो उस टाइम पे बीच में बैठे बैठे थोड़ा इधर उधर घूम भी लेते होंगे? कंटिन्यू तो नहीं बैठते हाँ ना? सर, जैसे अब सर्दी स्टार्ट जैसे जैसे अब सर्दी स्टार्ट हो जाएगी ना सर, दीपावली आवेगी। हाँ, तो दीपावली पे हम गन्ना का जूस स्टार्ट कर देते हैं दोपहर को। हाँ, दीपावली पे गन्ना का जूस स्टार्ट करते हैं। जब फागण होता है ना, होली होती है, होली वाला दिन लास्ट होता है हमारा जूस दोपहर को। हाँ, अच्छा, दीपावली से स्टार्ट करते हैं पीना।
होली वाला दिन लास्ट होता है। अच्छा। ऐसे कर रहे हैं कई साल से। हाँ, मेरे आस पास में जो बगल में जो मेरे साथ बच्चे आते हैं, जो मेरे साथ अखाड़े में आते हैं, खेत में हमने एक्सरसाइज का बना रखा है, अखाड़ा बना रखा है खेत में, मिक्स फ्रूट का बाग लगा रखा है, तो 20-30-50 बच्चे जो साथ में आते हैं वो भी ऐसी दिनचर्या फॉलो करते हैं लगभग। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। और आप दिन भर में कितना घी खा लेते हैं, मतलब एक अंदाज से बताइए। सर जैसे जैसे एक चम्मच, एक 1-1.5 चम्मच जैसे सुबह सब्जी में, और हम्म। 1 चम्मच 1.5 चम्मच शाम को सब्जी में, और हम्म। कभी ज्यादा एक्सरसाइज होते हैं तो 2 चम्मच दूध में। अच्छा। अगर एक्सरसाइज ज्यादा नहीं होती है तो सुबह शाम सब्जी में 1-1 चम्मच। अच्छा, ठीक है ना, उतना स्नेहन होते जा रहे हैं ना। हाँ जी सर, वैसे वो तो हमें जैसे पता लग जाता है कि आज ज्यादा एक्सरसाइज हो गई है, व्यायाम ज्यादा हो गया, तो हम उसके अकॉर्डिंग जितनी हम मेहनत करते हैं, जितना पसीना बहाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ज्यादा थोड़ा ले लेते हैं सर। अच्छा, एक चीज बताइए, जो आपका वहां पे जो ये फिस्टुला हो गया था, वहां पे अभी स्किन हाँ जी एकदम सर। सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट, और कुछ दाग वगैरह कुछ नहीं है, एकदम हील हो गया सर 100। मेरे को 6 o'clock पे राइट साइड में हुआ था। हाँ। 6 o'clock राइट साइड में हुआ था, और मेरी लेफ्ट साइड थी, जैसे मेरी लेफ्ट साइड थी ना पहले, हाँ। जैसे पहले लेफ्ट साइड थी, ऐसे ही राइट साइड हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट, नॉर्मल। अ- अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, कोई बता नहीं सकता है कि चेक करने के बाद भी फिस्टुलाग्राम में भी कुछ नहीं आया सर, नॉर्मल आया था। हाँ, कितना बढ़िया आपने आयुर्वेद के दिनचर्या और सब फॉलो करके कितना बढ़िया से मैनेज कर लिया, और अभी तक नहीं हुआ आपको। नहीं सर, होगा भी नहीं कभी। हाँ, वो आपने बताया ना, लोग क्षार सूत्र करते हैं, क्या क्या सर्जरी करते हैं, लेकिन पूरी लाइफ उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है, वो कभी हील नहीं होता। हाँ जी, रहता है। मैंने भी बात डिस्कस की, काफी डॉक्टर इधर उधर काफी मैंने किया, लेकिन मेरे को लास्ट में बस यही सोच लिया कि मेरे को नहीं सर, सर्जरी वगैरह कुछ करवाना है, पता नहीं कैसे क्या दिक्कत कर देंगे, क्या तो प्रॉब्लम कर सर्जरी देंगे। करना ही एक मेरा तरह मन से ओपनिंग करना होता है मान, सर। मान, जी। हाँ बिल्कुल, मेरा मन नहीं मान रहा था सर, वो सर्जरी वगैरह यूट्यूब पे मैंने सर्जरी वगैरह दिल्ली हॉस्पिटल की भी देखी 1-2 की, हाँ। तो मेरा मन नहीं मान रहा था सर, बस मैंने मन नहीं करवाना है। जी। क्योंकि आपको सर पता ही है जैसे चला हुआ है सब कुछ पैसे के लिए जी। आजकल। हाँ, पैसे के लिए, और मेन हेतु सेवन बंद नहीं होता है ना। दिनचर्या जो आप फॉलो कर रहे हैं इतना ना। अच्छा सा, कि एक ही बार पेट साफ होना चाहिए, अच्छे से हो जाए 1-2 मिनट में, वो कहाँ हाँ लोग सीखते हैं, वो कहाँ बताते हैं वो लोग। हाँ सर, अगर फिस्टूला या पाइल्स या फिशर किसी को भी हो रहा है, बार बार हो रहा है, या फिर किसी को इस प्रकार की समस्या है, तो बस उसका एक ही सबसे प्लस एक ही बात रहेगी उसकी, कि हमें स्मूथ पेट साफ होना चाहिए बैठते ही। अगर जी। हमारा स्मूथ पेट साफ हो रहा है ना बैठते ही एकदम से, ना ही कोई आवाज आ रही है, ना ही कुछ जैसे बंदी गाय गोबर करती है ऐसे, तो हमारा पेट साफ हो रहा है स्मूथ बिना चिपड़ी लेटरिन के, तो हमें ना फिर फिस्टूला होगा सर कभी लाइफ में, ना पाइल्स होगी, ना फिशर होगा। ये 3 रोग तो होंगे नहीं सर कभी, अगर स्मूथ लेटरिंग आ रही है। जी। सर जिसको जिसको ग्रहणी दूषित होती है ना जिसकी, या जी। जिसको संग्रहणी बन जाती है, तो उसको पक्का पाइल्स बन जाती है 2-4 साल में, क्योंकि वो दिन जी। में 5-6 बार लेटरिन जाता है। जी। और उसको बिल्कुल मेरे को मतलब एक्सपीरियंस ऐसा लग रहा है अब कि उसको पाइल्स पक्का मिलेगी या हो जाएगी सर आराम आराम से। जी। जिसको कब्ज या दस्त रहते हैं दिन में 1-2 बार, 2-4 बार। जी। और सर आपका एज कितना है अभी। सर मेरा एज 30। 30 साल। तो अभी तो आप बहुत अच्छे मजबूत दिखते हैं 30 साल में, यंग हैं आप। जी। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से कवर किया। और ऋतुचर्या में क्या फॉलो करते थे, क्या करते हैं अभी ऋतुचर्या में, कुछ अलग से करते हैं कि सेम वही, गर्मियों में और बारिश में कुछ। सर बारिश में तो अ, जैसे वसंत पंचमी आती है, उस टाइम पे तो थोड़ा बहुत 1 महीना 1.5 महीना सरसों का तेल का छिड़का लगा लेते हैं। हाँ। और जैसे बारिश में कभी जब बादल होते हैं उस टाइम पे थोड़ा बहुत सरसों का लगा लेते हैं छिड़का। और वैसे लगभग घी ही चलता रहता है ज्यादा। और अगर कभी ऐसा होता है कि घी से नहीं तिड़का लगाना है, तो नारियल का तेल यूज कर लेते हैं, और सर्दियों में मूंगफली का तेल यूज कर लेते हैं सर। और बाकी गर्मियों आप में नारियल। अभ्यंग वगैरह करते हैं, तेल में मालिश वगैरह, क्योंकि अखाड़ा में जाते हाँ हैं। हाँ सर, हाँ सर, महीने में 2 बार करवाता हूँ मालिश फुल बॉडी की।
फुल बॉडी की, अच्छा, बहुत बढ़िया। क्योंकि वो एक्सरसाइज करते हैं ना सर, उसमें तो बहुत जरूरी है वैसे भी। हाँ ना, रुक्षता बढ़ती है ना उससे। हाँ, तो उसमें वो फुल बॉडी की करवाते हैं सर। जैसे बच्चे होते हैं साथ में, एक्सरसाइज करने वाले होते हैं, पार्टनर होते हैं, तो हम एक दूसरे को करते रहते हैं। जी, बहुत अच्छा। और आप ऋतु लोग सर, को, ये मतलब सर हाँ, ऋतु, बाकी लोगों को कुछ पूछना है सुनील गिल जी से, हरीश बत्रा जी, कुछ पूछना है? देखिए इन्होंने फिस्टुला को पूरा ठीक कर दिया। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग, आप लोग को भी काम आएगा ऐसे केस ठीक करने के लिए। सर मैं तो पहला केस सुन रहा हूँ सर, हाँ देखिए ना, फिस्टुला पूरा ठीक हो गया और फिर वही से। कह रहा हूँ कि मैं पहला केस सुन रहा हूँ ये तो। जी, नहीं तो मैं सर सर क्या, रिकरेंट केसेस बहुत हैं सर, बहुत। मैं सर क्या बताऊं, उस टाइम पे जब हुआ था ना, तो मैं जब पहली बार फिस्टुलाग्राम करवाने गया था 2018 7वां महीना 2 तारीख थी, 2018 का 7वां महीने की 2 तारीख थी, वर्षा ऋतु चली हुई थी। तो उस टाइम पे मेरे को ये था कि मतलब बहुत ज्यादा, मतलब इतना स्ट्रेस हो गया था बहुत ज्यादा कि मतलब, तो मैंने उस टाइम पे उसके 2-3 महीने बाद ही सब तरह पूछ के, सर्जरी वगैरह में सब कुछ निकाल के, डॉक्टर से कंसल्ट करके, सभी से सब की राय लेके, तो मैंने उस टाइम पे ये सोच लिया था कि मेरे को सर्जरी नहीं करवानी और मेरे को ठीक करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए तो ठीक करना है बस। तो जी, मतलब जैसे मेरे को था, मतलब ऐसे नॉर्मल करना है जैसे नॉर्मल था मैं पहले। जी। तो उससे भी बढ़िया हो गया सर, शरीर भी ठीक हो गया, और जो और और आपने बोला कि कुछ सुबह प्रॉब्लम थी। उठने के बाद आपका पेट साफ हो जाता है और नींद अच्छी आती है, और शाम को सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते हैं। कितना बढ़िया बढ़िया आपने एकदम बताया। अभी सभी लोग ऐसे ही करेंगे अब। जी, सर मैं ना ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, मेरे खुद के चावल ऑर्गेनिक हैं, और खुद की मेरी कणक भी ऑर्गेनिक है, और मैंने मिक्स फ्रूट का बाग लगा रखा है, वो भी मेरा ऑर्गेनिक सारा। ऑर्गेनिक है मिक्स मतलब फ्रूट क्या? का बाग लगा उसमें रखा है। क्या डालते हैं? ऑर्गेनिक में क्या, गाय का गोबर? सर उसमें, हाँ, गाय का गोबर, लस्सी वगैरह, और नीम के पत्ते जैसे, और ये आक के पत्ते वगैरह स्प्रे करते हैं इनका, और दुमनी देते हैं जी, शुद्ध शुद्ध धूप वगैरह धूप बना के उसकी, उसमें गाय का घी डाल के उसकी दुमनी देते हैं जैसे, उसके उसकी गंध से वो सभी जैसे कीट होती हैं, बुरे कीट होती हैं, वो सारी चली जाती हैं, और उनसे ही सारी फसल हम तैयार करते हैं सर। खाने के तो लिए तो विशेष 2 किले तैयार करते हैं सर। कितना एकड़ भैंसों में? को भी ऑर्गेनिक ज्वार खिलाते हैं, और सर 2 किले में, सर 2 किले 2 एकड़, 2 एकड़, अच्छा। सर तो 2 में। उसमें और क्या क्या है भैंसों सर? को और गायों को भी हम, अच्छा, आप ही बोलिए सर, क्या 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 सर? उसमें, क्या क्या चीज का खेती होता है, क्या फसल होती है? सर जैसे धान होती है, चावल हाँ। चावल होती है सर, और गेहूं, चावल हम्म। और गेहूं करते हैं सर। और जो मिक्स फ्रूट का बाग है उसमें भी हम, कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कुछ भी हम्म। नहीं है, कोई केमिकल, कोई जहर नहीं है उसके अंदर भी 1% भी, तब से वो लगा रखा है 4 साल से। हम्म। और सर जो ज्वार बोते हैं, जो बरसीन करते हैं, हरा चारा करते हैं गाय के लिए और भैंसों के लिए, तो वो भी हम उनको भी ऑर्गेनिक खिलाते हैं। हम्म। उनको भी उनके उनके जो खाना होता है, गाय और भैंसों का खाना होता है, उसमें हम कोई पेस्टिसाइड नहीं करते हैं। हम्म। ऐसे ही तैयार हो जाता है जैसे धान और गेहूं होता है। हम्म। तो सर वो, और अगर वो ऑर्गेनिक खाएंगे तो तभी हमें शुद्ध मिलेगा खाने को। बराबर। और सर पहले तो भारत देश में शुद्ध ऑर्गेनिक ही खेती होती थी ना पहले से, हम लोग अभी भूल गए हैं सब। बिल्कुल होती थी, बिल्कुल होती थी सर। वो उसके में कल मैं बोल रहा था ना सर, बोलते बोलते बीच में वो हो गया था, क्लास बंद हो गई थी। तो सर मैं बोल रहा था, जो डॉक्टर कल जुड़ी थी ना, डॉक्टर पूनम बलहारा, हाँ, हाँ, जो लेडीज कल जुड़ी थी, डॉक्टर पूनम बलहारा, हाँ, हाँ। वो डॉक्टर देवेंद्र बलहारा वो डॉक्टर देवेंद्र बलहारा की घरवाली है सर। अच्छा, हाँ, जो डॉक्टर देवेंद्र बलहारा जी, जिन्होंने वैक्सीनेशन पर पूरे हरियाणा को जागरूक किया था सर। अच्छा। जो वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन लग रही थी ना सर, जबरदस्ती सरकार लगाने लग रही थी, तो हाँ, हाँ। उसको उसके लिए उसने पूरे हरियाणा को जगाया था सर, और हाँ। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में पूरे हरियाणा को बताया था सर। एक अच्छा। कोठारी कोठारी डॉक्टर साहब है ना, मुंबई से हैं, पता नहीं कहाँ से हैं। हाँ।
वो उनके साथ भी उनका टाई अप था सर, तो उन्होंने अच्छा अच्छा काम किया था समाज के लिए। तो क्या वैक्सीन लगाने नहीं दिया उन्होंने हरियाणा में? नहीं लगाने दिया सर, हमारे तो बहुत बहुत लोगों को फायदा हुआ पूरे हरियाणा में। हाँ, उस मतलब टाइम कि क्या है मान लो ना, कि बहुत सब लोग इतना बहुत डरे हुए थे सर कोरोना की वजह से। तो फिर लोगों ने, सर डॉक्टर लोग खुद ही वैक्सीन लगा के मर गए कितने सारे। सर डॉक्टर देवेंद्र बलहारा ऐसा व्यक्ति है पूरा हरियाणा के अंदर, हाँ जिसने ना पूरा हरियाणा का दिल खोल दिया, दिल खोल दिया। जो लोग डरे हुए थे ना, घर पे हाँ छुपे हुए थे, हाँ। उनको बाहर आने को मजबूर कर दिया, और सरकार के खिलाफ खड़े हो गए लोग। और ऐसे ऐसे सामने आ गए कि हम वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, अगर कोई हमें जबरदस्ती लगाएगा ना तो उसको, उस पे हम केस कर देंगे वापिस। अच्छा। तो सर उन्होंने बहुत जागरूक किया लोगों को, और उनकी जागरूकता की वजह से ना बच्चे, स्कूल के बच्चे और बड़े, तो बहुत लोगों को फायदा हुआ सर, बहुत लोगों की जान बची। जी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे भी काम करने लग रहे हैं सर वो। जी, बहुत अच्छा बताया आपने सर। हाँ, उनकी घर वाली थी, वो चंडीगढ़ रहते हैं सर। जी, वो मैडम को भी शायद, ज्वाइन कर अक्टूबर महीना में, उनको भी हाँ ज्वाइन करवाई। शायद, हाँ जी। जी, शायद शायद मैम जानती होंगी, शशि तिवारी मैम, उनको जानती होंगी, डॉक्टर देवेंद्र बलहारा को जरूर। डॉक्टर शशि मैम आप जानती हैं? वैद्य शशि तिवारी मैम खाना बना रही है क्या? नहीं नहीं सर, किचन से भी मैं आ गई। आप जानती हैं, ये नाम बता रहे हैं एक डॉक्टर साहब का। अगर फेस मतलब दिखे तो मैं शायद पहचान सकती हूँ, ऐसे मैं नाम का मुझे बहुत अच्छे से टाइटल का नहीं पता है। हाँ, कोरोना को लेकर ये था कि मेरे बॉस ने भी नहीं लगवाया था और मुझे भी मना किया था, मैं भी नहीं लगवाने वाली थी। बट मेरे घर में आधे आधे अंग्रेज रहते हैं, तो इन लोग की जिद की वजह से और बेटे की वजह से मुझे लगवाना पड़ा था, क्योंकि कोरोना वैक्सीन का तो था। तो बहुत सारे लोगों ने सर नहीं लगवाया था, मेरे नोन में है जो मतलब अपने सर आयुर्वेद की हैं। तो उनका सर हम कहना था कि हाँ, क्योंकि सीधी सी बात है, एक तरीके से पॉइजन डाल रहे हैं तो बॉडी के लिए वही है, इसीलिए मैंने एक दो बार फोरम पर टॉर्च की वैक्सीन के लिए भी पूछा हुआ था। बिकॉज हमारे आयुर्वेद के हिसाब से हमें कोई भी वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। जैसे ही वैक्सीन लोगों ने लेना शुरू किया तभी इतनी सारी इम्यूनिटी वाली प्रॉब्लम भी आई। और कोरोना वैक्सीन का तो मेरा एक जूनियर का भी एक्सपीरियंस बहुत खराब था सर। उसको 3 महीने बाद ही उसका थायराइड मतलब बहुत गंदा सा टेस्ट आया था, लीवर के भी सारे टेस्ट खराब हो गए थे। और एज बहुत कम है, मतलब बहुत छोटा है मेरे से। तो फिर मैंने पूछा तो बोलता है बॉस, बिफोर वैक्सीन सारा ठीक था, वैक्सीन लेने के 2-3 महीने बाद ही सारी घबराहट होना, मतलब दुनिया भर परेशानी होनी शुरू हो गई थी। एक बार शायद मैंने पूछा भी था शुरुआत में उस केस के बारे में सर आपसे। तो कोरोना वैक्सीन के आए तो है बहुत सारे साइड इफेक्ट है, जैसे भी हो रहा है कि हार्ट अटैक के इतने ज्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं। वो सब सारी चीजें पहले ऐसी नहीं होती थी। तो जितने लोग को देखते हैं, अगर मैं अपने घर की बात करूं तो हमारे घर में भी जो लोगों को जितनी ही तकलीफ है, वो मुझे लगता है कि कोरोना वैक्सीन का है। या जैसे मुझे वाइजैक में जो इस बार फीवर हुआ था कि इतना सीवियर अग्निमांद था कि 5 दिन मैंने फोरम पर शायद बोला भी था कि अगर मैं फोटो भी देख लेती थी तो भी मुझे नौजिया फीलिंग होती थी। मतलब मैं स्क्रीन पर भी खाने का कोई आइटम नहीं देख सकती थी। तो 5 डेज कंप्लीट था, शायद मैंने पानी की एक बूंद भी मेरे मुंह में नहीं गई थी। और ये बुरा हाल था सर। तो होता है दिवासन नहीं करना चाहिए, बट इतना लिथर्जिक था कि दिन भर पड़े रहते थे। फिर 5 दिन बाद थोड़ा थोड़ा करके शुरू किया था, मतलब एक टाइम कुछ कुछ लेना, तब जाकर हुआ था। तो उसके पहले लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, भूख नहीं लगे खाना नहीं खाया, लेकिन 5 दिन ऐसा नहीं होता था किसी भी फीवर में कि हम फोटो देखें उससे तक हमें मतलब नौजिया फीलिंग हो जाए। तो इतना जबरदस्त रुचि डेवलप हुआ था। तो मुझे लगता है ये भी शायद उसी वैक्सीन के ही है। और 2022 के जब शुरुआत में मैं सेशन में जुड़ी थी फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम मेरे जो साइन सिम्टम थे तो हर किसी ने ये बोला था कोरोना फीवर है। तो हमारे घर में मेरे बाद सबको हुआ था एक साथ, और उसके बाद लास्ट में देवर का टेस्ट हुआ था तो वाकई उसका पॉजिटिव आया था। बट हम लोग रिकवर कर गए थे, वो हॉस्पिटलाइज हुआ था। हमने तो वही खाया था उस वक्त, महासुदर्शन घरबटी और गिलोय और ये सब, मतलब आयुर्वेद की सारी चीजें ली थी मैंने। तो उस टाइम तो मैंने फीवर भी ज्यादा नहीं नापा था, और काढ़े उड़े लिए थे जब मैं नहीं जीरकपुर में थी। और जो वाइजैक वाले हुई थी तो उसमें तो मैंने महाज्वर तक लिया था, त्रिभुवन कीर्ति भी लिया था। और उस वक्त खांसी भी बहुत ज्यादा थी, और जो काफी टाइम परसिस्ट करी थी। जब मैंने अमरूद अमरूद मतलब सेक करके खाया था, आपको बताया था फोरम पर, कि तब जाकर मेरी खांसी रुकी थी। तो है तो सर कोरोना वैक्सीन के हैं इफेक्ट, मतलब एक हेयर फॉल वाली है काफी ज्यादा। जो लोग भी कोरोना के बाद में जिनको कुछ भी हुआ है, फीवर हुआ चाहे जो हुआ, उन सबको हेयर फॉल की खूब बढ़िया हिस्ट्री रही है सर, जितने भी पेशेंट रहे हैं। मेरे को ही खुद ही बहुत ज्यादा हेयर फॉल हुआ था।
तो मैंने अपनी इसलिए हेयर कटिंग करा दी थी। तो क्योंकि मैंने पेशेंट 1 साल पहले ही देख ली थी कोरोना वैक्सीन के हेयर फॉल का, फिर बाद में मेरे को भी 2 साल बाद हुआ था सर। जी सर, थैंक यू सर। और सर हस्बैंड का पूछ रहे थे तो वो उल्टा पुल्टा खा पी कर आए थे सुबह, क्या मुझे पता क्या चला। उल्टा पुल्टा क्या खाए थे? उल्टा पुल्टा क्या, ये लोग जब पार्टी करते हैं अपने दो यार दोस्तों में तो नॉनवेज खाना, और क्या पता चला अच्छा, पिया पाया होगा। ब्राह्मणों के नॉनवेज खाते हैं? तो सर मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और मैं इकलौती इस घर में वेजिटेरियन है, ऑल आर नॉन वेजिटेरियन। तो इसलिए प्रॉब्लम भी हो जाती है। फिर मेरे को गुस्सा इसलिए भी आया, लेकिन रात में पल्स ज्यादा थी, 93 थी, सुबह सोकर उठे तो 83 थी। बेटा नापा था तो बताया कल बेटा आया था अभी बेंगलोर से, तो उसी को था पहले कैब से आ जाएगा तो अपने लेने चले गए। अब लेने जाओगे, आपको बस्ती लेना है तो अब ये तो इसीलिए मैंने आपको पूछा था ना कि जब 10 मूल और इसकी चल रही धनवंतर तेल की, तो ये प्रॉपर मतलब कर्मकाल योग टाइप की बस्ती हो गई ना। तो इसमें तो हाँ। नियम कानून सारे फॉलो करने चाहिए। जैसे आज भी अभी ऑफिस से नहीं आए हैं, अभी यहाँ पर क्या हो गया, सेंटर हेड हो गए, जिम्मेदारियां हो गई, तो ठीक है जिम्मेदारियां ज्यादा है, लेकिन उसके अलावा पार्टी भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो फिर उस वजह से फिर हेल्थ खराब ये होती है। जिम्मेदारियां और ये इसलिए पार्टी करके फिर बीमार पड़ेंगे, ये तो गलत बात है ना। अभी देखिए डॉक्टर हाँ तो सर लेकिन सुनते ही नहीं है ना एक्चुअल में, ये जो आप आईटी देखिए सेक्टर। डॉक्टर सुनील गिल जी का दिनचर्या सुना होगा आपने, अभी कितना सिस्टमेटिकली पूरा फॉलो कर रहे हैं। अरे बॉस, मैं आप सॉरी सर, अभी मेरे बॉस हैं जिनका मैं बता रही थी, डॉक्टर ओपी कुशवाहा, जिनको मतलब योगा सिखाते हैं, और 2016 में करीब 1-1 लाख रुपए चार्ज करते थे। उनके सारे फॉरेन के स्टूडेंट रहते हैं जिनको योगा सिखाते हैं, मतलब आते हैं लखनऊ, उनसे लोग सीखते हैं। बॉस तो मेरे वो भी नहीं खाते, मतलब वो उबला खाना खाते हैं। उनका खाना प्रॉपरली सब्जी पानी डालकर उबाल दिया जाता है, और ऊपर से वो नमक और सारी चीजें डाल करके, जो भी जैसे, या उसमें नमक डाल दिया गया उबालते हो, तो बाद में ऊपर से जो भी उन्हें ऑयल डालना है, घी डालना है, उस तरीके से खाते हैं। तो शाम के 6 बजे के बाद तो सवाल ही नहीं उठता है। और इतना ज्यादा मतलब है कि आपके घर आएंगे तो आपकी खुशी के लिए वो खाना खा लेंगे, और बाद में उस कुंजल क्रिया से वो पूरे खाने को निकाल देंगे घर जा करके, मतलब आपको भी बुरा ना लगे। तो वो तो इतना फॉलो करते हैं, उनका खाना मैंने खाया है 2-3 बार उनके यहाँ जाने पर। तो बिल्कुल ही एक्चुअली वो बोयल खाना खाते हैं। और बॉस के साथ मैंने एक बार पूछा था, मैंने कहा तो बताया कि हाँ मेरे को भी हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आने लगे थे। फिर तब उन्होंने अपना सिस्टम चेंज किया, और ये बात सही है सर। जैसे अब अक्षी रोग होते हैं, और कौन कौन से रोग हैं मुझे नहीं याद है, जिसमें है कि सूर्यास्त के बाद खाना खाना ही नहीं चाहिए। या इसमें होता है कि कोई भी व्रण है अगर हील नहीं हो रहा, तो 3 to 5 डेज का कंप्लीट लंघन दे दो तो हील हो जाता है। तो मैंने देखा है, जैसे मैं फीवर में अब कोशिश करती हूँ कि पूरा पूरा ही लंघन कर लूं, कि शायद पानी के रूप में लौंग वाला पानी या कुछ इस तरह के काढ़े वाला, वो भी आधा 1 लीटर 24 घंटे में मैक्सिमम लूं, इसके अलावा कुछ न लूं। वो भी जब बहुत बुरी तरीके से लगता है, प्यास वोस लगती है। तो रियलिटी है कि आप बहुत जल्दी हील होते हो, और मैं लोगों को भी अब फॉलो कराती हूँ, अब चीजें आयुर्वेद की प्रिंसिपल भी समझ में आ रहे हैं। तो ये बात तो सही है सर। या आप जो कहते हैं कि 40 के बाद एक टाइम खाना खाना चाहिए, तो मेरा उतना तो नहीं पॉसिबल हो पाता, क्योंकि शाम को मैं ऑफिस से आती हूँ तो मुझे भूख लगी होती है, हालांकि 2 ही टाइम मैं भी खाती हूँ। और शायद बचपन से मेरी आदत है 2 टाइम खाने की, बीच में बिगड़ी होगी थोड़ी बहुत जब यहाँ आई होंगी चंडीगढ़, अदरवाइज शुरू से आदत थी। तो मैं हफ्ते में 2 दिन फास्ट रहती हूँ, थर्सडे एंड संडे को, और एकादशी भी इसीलिए रहती हूँ। अभी नवरात्रे आएंगे तो रहूंगी। तो सिर्फ इस वजह से, जैसे उसमें है कि अगर कोई मेरे इंसान सिटिंग जॉब करता है, तो सिटिंग जॉब वालों को हमेशा वीक में एक दिन पूरा कंप्लीट फास्ट रखना चाहिए। तो ये तो होता ही है, जब भी आप उपवास करोगे तो आपकी जठराग्नि जो है टॉक्सिक मटेरियल को खाएगी, आपके अंदर के आम का पचन करेगी, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो हर किसी को या तो व्रत रहो, और अगर व्रत नहीं रह सकते हो तो फिर फॉलो करो। और बेस्ट तरीका तो वही है कि सूर्यास्त के बाद मत खाइए, सूरज के हिसाब से अगर चलिए। सुनील गिल सर का तो बहुत अच्छा है, मेरा नहीं फॉलो हो पा रहा है, मेरा किस दिन फॉलो होगा मैं अब देखती हूँ। क्योंकि मैं सर खाती हूँ, फर्स्ट टाइम जो सुबह खाना खाती हूँ वो 12:30-12 बजे खाती हूँ, और फिर मैम वही रात में खाती हूँ 8:30-9 बजे। मैम जी सर। जैसे, हाँ हाँ सर, बोले प्लीज। तो जैसे हम तो जैसे ये बोलते हैं कि जो इंसान जब तक हमारी जो मिट्टी है ना, मिट्टी से नहीं जुड़ेगा ना, जैसे हमारे घर में थोड़ी जगह हो, स्पेस हो कहीं पे, जैसे हम सब्जी लगा लेते हैं, उसको नंगे हम्म पांव खोद लेते हैं, या हम्म कुछ और थोड़ा बहुत मेहनत का, हम्म मिट्टी से जुड़ना
मैं बोल रहा हूँ कि बस मिट्टी से वो तो है ही। मैं जुड़ना क्योंकि जरूरी है। नेचुरोपैथी करे तो मैं आपको बता रही हूँ, तो वहां पर है कि धरती का होता है। आप देखो धरती में कुछ भी डाल देते हो, जैसे जानवर मर जाता है, सिंपल सा एग्जांपल सोचो आप धरती में डाल देते हो और कुछ टाइम बाद धरती एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब पूरी तरीके से वो जानवर गल जाता है और उसके कुछ टाइम बाद देखोगे मिट्टी फिर से शुद्ध हो जाती है। तो जैसे जब हम लोग अग्नि का पढ़ते थे कि शुद्धिकरण की प्रॉपर्टी होती है, तो आजकल लोग उसको ऐसे लेते हैं भाई कोई भी चीज अगर अग्नि से होकर आई, स्टरलाइज्ड हो गया तो सब कुछ ठीक हो गया। तो पृथ्वी के अंदर धरती जो क्षमा वाला गुण है, हर चीज को एब्जॉर्ब कर लेती है, सारे टॉक्सिक मटेरियल को होता है। तो इसी वजह से जैसे स्किन डिसीजेस में बहुत बढ़िया काम करता है, मिट्टी सही मिल जाए। मतलब सही मिट्टी को मतलब कि 3 फुट नीचे की कम से कम मिट्टी निकालो और उस मिट्टी को कम से कम पहले सूरज की धूप दिखाओ, उसके बाद बढ़िया से तोड़ करके छान करके पेस्ट बनाकर लगाइए। स्किन डिसीजेस में मतलब सड़ी से सड़ी, मतलब बहुत खतरनाक टाइप के स्किन डिसीज में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल हम लोग इतना बिल्कुल मेहनत नहीं कर पाते हैं, अगर हम लोग मेहनत करें तो बहुत बढ़िया आता है। जो भी मतलब जितना नेचर के करीब रह सके, जितने नेचुरल रह सके। और ये वाकई इंसान को कोशिश करना चाहिए कि हम कर रहे हैं, मतलब कि खेत होना बिल्कुल चाहिए हमारे पास में, जो भी जहाँ बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब दुनिया भर के फालतू चीजों का जो शौक है, उसके बजाय नेचर की या नेचुरल चीजों का शौक हो। जैसे सर मुझे अच्छा बिल्कुल लगा कि आप असली गाय का दूध पीते हैं। मैं दूध क्यों नहीं पीती हूँ, इसी वजह से, क्योंकि बचपन से असली पिया था तो मुझे यहाँ दूध में स्मेल आती थी। एक बार बहुत यस मन मार यस कर कुछ टाइम पिया था, मतलब नहीं पी पाती, मैं कभी नहीं पीती, मैं चाय पी लेती हूँ बस। वो मतलब जो चीज गलत है, हालांकि मैं बता रही हूँ, दूध को मैंने सिर्फ चाय इस वजह से नहीं पीती। 10 मेरे को 10 साल हो गए सर। हाँ, और अब आप मैम चाय असली गाय का दूध या भैंस का भी दूध, आप असली दूध पियो। पीना तो छोड़ दो सर, रियलिटी बता रही हूँ। हो सकता है शायद आप किचन में गए हो तो पता चलेगा, जब आप उबालने लगी है तो उस दूध की एक पर्टिकुलर महक आती है। उस महक से ही आपको दूध पीने का मन कर जाता है। जैसे मैं गाँव जाती हूँ या यस घर जाती हूँ तो होता है। और यहाँ मार्केट का दूध जब आप है, चाहे कंट्री डिलाइट ले लो, चाहे जो भी अपने आप को जितना शुद्धि बोले, आप उबालिए, आपको उबालते हो कभी दिल नहीं करेगा कि इस दूध को पी लें। बिल्कुल इसका जी, मतलब उसमें कितना ज्यादा कचरा है। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल बहुत मतलब बहुत वही है, जिसको मतलब चाहिए प्योर, उसको अपना खेत रखना पड़ेगा, उसको चीजें उगानी पड़ेंगी। ये तो है बिल्कुल। सर। जी सर। लेकिन मिट्टी से भी थोड़ा बहुत जहाँ भी उपलब्ध हो सके, जहाँ भी कोशिश हो हम्म। सके, जहाँ हमें जितना मिल पाए, जहाँ हम रहते हैं, कोई हम्म। बालकनी है या छोटा मोटा कोई पार्क छोड़ा हुआ है, उसमें हम हम्म। सब्जी उगा लें या थोड़ा बहुत उसमें काम कर लें या ऐसे कर लें, उसकी थोड़ी बहुत खुदाई कर लें कसी से, मिट्टी से भी हम्म। नंगे पाँव हो जाती है और पसीना भी निकल जाता है और मिट्टी से भी हाँ, थोड़ा और जुड़ा रहता एस्ट्रोलॉजी की एक चीज बताती हूँ, बहुत 2020 में मैंने सुना था, तब से मैंने फॉलो करना शुरू किया कि देखो प्लांट इकलौते लिविंग एनर्जी होते हैं। तो जैसे हम घर को डेकोरेट करते हैं ना, सारे जितना डेकोरेशन के आइटम आते हैं सारे तो नॉन लिविंग ही है ना। लेकिन अगर आप प्लांट से डेकोरेट करते हो किसी भी सिस्टम को, तो एक लिविंग एनर्जी का फ्लो रहता है। अदरवाइज है। कोई भी चीज होती है, जैसे एक बेड भी कहीं रख दिए तो एनर्जी क्या हुआ, वहीं स्टक हो गई। एनर्जी का हमेशा फ्लो होना चाहिए। इंडियन सिस्टम है, हमारे सनातन धर्म में इतने सारे फेस्टिवल जो बने हैं वो इसीलिए है कि करेंसी का फ्लो होगा, एनर्जी का फ्लो होगा, सारी चीजें। तो ऐसे बिल्कुल चीजों का भी फ्लो होना चाहिए। जैसे बेड पुराने जमाने में बनते थे, उसमें 4 पाए होते थे, बस वही फिक्स होते थे। आज की डेट में बेड क्या होता है, पूरा जमीन से लगा होता है, तो पूरी एनर्जी स्टक कर जाती है। तो मैंने इसीलिए अपने सेंटर पर प्लांट्स लगाए हुए। तो गॉड ग्रेस मुझे पता है कि मेरे सेंटर का जो एक रिच लुक आता है, वो सिर्फ उन प्लांट्स की वजह से आता है। अगर मैं उन प्लांट्स को हटा दूं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत रिच लुक आएगा। और इसीलिए मैं प्लांट्स को हमेशा लगाती हूँ। और मुझे लगता है कि प्लांट्स अगर आप लगाते हो तो एक और चीज होता है, जो लोग फालतू के खर्चे करते हैं उन खर्चों से बहुत बेहतर चीज होती है। एक बार इन्वेस्टमेंट कर दीजिए प्लांट्स के फॉर्मेट में, कहीं पर भी। ऐसे आपने बड़ी अच्छी चीज बोली, कहीं पर भी कोई जगह है उनको प्लांटेशन करने की कोशिश करो, आप उनकी केयर करने की कोशिश करो, आपको ही बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि वो इकलौता लिविंग है। और नॉन लिविंग चीजें वो आपको मतलब सुकून या संतुष्टि या खुशी नहीं दे सकती हैं, जो पौधे देते हैं या कुछ भी लिविंग क्रिएचर होता है देता है। तो जी अगर जी। मैम अगर स्वस्थ रहना है ना, लंबे हम्म। टाइम के लिए स्वस्थ रहना है हम्म। और जैसे लोगों की सेवा भी करनी है स्वास्थ्य लाइन में आने हाँ। के बाद, हाँ तो जी, हाँ जी। इतना सबसे पहले हम तो यही बताते हैं कि आप मिट्टी से जुड़ो। आपकी कितनी ही लग्जरी लाइफ है, आप कितने ही करोड़पति अरबपति हैं, कुछ कुछ नहीं भी होता सर। जब आप उस लेवल को अचीव कर लेते हो ना, मैं फ्रैंकली बता रही हूँ, जब तक आप मान लो, आप मतलब किसी इंसान को जब तक वो मिडिल क्लास को बिलोंग करता रहता है, वो सोचता नहीं हायर क्लास वाले बड़े सुखी हैं।
मिडिल क्लास वाला 2 रुपए परेशान होगा और हायर क्लास वाला 20 रुपए के लिए परेशान होगा। अब 2 रुपए वाले का टेंशन 2 रुपए जितनी ही होती है, हायर क्लास वाले की टेंशन 20 रुपए की जितनी होती है। क्योंकि आप कई बार सोचो ना कि भाई हम भी खा पी रहे हैं और हमारे घर की जो मेड आ रही है वो भी दोनों टाइम खाती है, वो भी सारी चीजें करती है। उसकी कमाई कितनी है जी? महीने की 5,000 या 10,000 है जी। हमारी कितनी कमाई है जी? 5 से 10 लाख मिनिमम है। लेकिन हम उससे ज्यादा परेशान हैं। तो कुछ नहीं होता, वो हायर और कहने को होता है। ऐसे उसको 10 करोड़ भी कर दोगे ना सर, वो 10 करोड़ वाला भी आपको उतनी ही टेंशन में मिलेगा, या मुझे लगता है वो और 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बिल्कुल तो सर। कहने को होता है, लग्जरी को कुछ नहीं होता है, कचड़ा होता है सिंपली। मतलब जीने के लिए चाहिए सारी चीजें, लेकिन बिल्कुल जीने के अलावा और चीजें जो है वो उसमें प्रायोरिटी कुछ और रखें तो शायद ज्यादा बेटर है। बिल्कुल जी। जैसे जैसे अब हम्म। कोई भी लग्जरी लाइफ के दिखावे में या पैसे के दिखावे में मिट्टी से दूर चला जाता है और बीमारियां उसे घेर लेती हैं, और वो हेतु भी ढूंढ लेता है खाने के अंदर। मेरे 10 हेतु ढूंढ लिए किसी ने, किसी ने 50 हेतु ढूंढवा दिए उसको मिलके बैठ के, और वो हम्म। 50 हेतु उन्होंने ठीक कर लिए। लेकिन एक सबसे बड़ा जो कारण उनका रहा है ना, जो अच्छा, जो पॉजिटिविटी रही है, वो मिट्टी वाली रही है, उससे वो जुड़ा नहीं है। वो हाँ उसने वो तो कभी है भी ही। आज की डेट में सब हेतु है। अब जंक फूड वगैरह सारी चीजें क्या है, सब पित्त प्रकोप कराते हैं। जितनी आप चीजें खाते हो ऑयली स्पाइसी, या बाबा रामदेव एक शब्द कहते हैं कि पुराने जमाने में फेस्टिवल्स में सिर्फ कढ़ाई चढ़ती थी। मतलब एक तेल मसाले वाली चीजें जो होती थी वो सिर्फ उस टाइम बनती थी। नॉर्मली रोज हमेशा खाना सादा खाते थे। हम लोग से थोड़े ही बड़े होंगे बाबा रामदेव, बट पता उन्होंने नहीं क्या। देखा होगा, उसका कल्चर हम लोगों ने देखी तो नहीं है, पर रियलिटी है। तो जो हम लोग अंदर रोज कढ़ाई चढ़ चढ़ करके खाना बनना शुरू हुआ, उसकी वजह से हम सभी बीमार हो गए। इसीलिए बोलते भी हैं फूड इज अ टैक्स ऑन वाइटलिटी। मतलब हम कम खाने की वजह से नहीं बीमार है, हम ज्यादा खाने की वजह से। जैसे ज्यादा अभी सर खाने की कल वजह पढ़ा रहे थे, अध्यसन, समसन, विस्मासन, ये जो वजह है, मतलब भूख नहीं लगी, कुछ बन गया है तो खा ले रहे हैं। कुछ ज्यादा अच्छा लग गया, रोटी 2 की थी भूख, खा लिया हमने 4। तो वो तो बहुत बड़े हेतु हैं सर। और वो बिल्कुल। एक ऐसा हेतु है जिसको पेशेंट कभी मानता भी नहीं है। वो कहेगा जी हमारे सब ठीक है। तो हम यही कहते हैं कि भाई अगर सब ठीक है तो बीमारी तो नहीं हो सकती, पक्का सी बात है बिल्कुल ना? बिल्कुल। वो इन चीजों को मानते नहीं है सर। हमने 2 की जगह 4 खाया, वो कह रहा है कि हमने ठीक खाया हाँ वो उनको लगता है, जैसे मैं वही तो है। बता रही हूँ कि लोग परेशान रहते हैं कि हम ज्यादा खा ले, ज्यादा खा ले। और उनको जिस दिन ये समझ में आ जाए कि नहीं, ये जो अपने यहाँ किसी शास्त्र में, मुझे उसका रेफरेंस नहीं याद है, कि सिर्फ अंजलि भर खाना खाने को है। मतलब आप अपनी दोनों हथेली बंद करिए, हथेली बिल्कुल को जोड़िए मतलब हाथ को, और उसमें जितना खाना खाना आता है, सिर्फ उतनी आपकी डाइट होती है। तो बिल्कुल जी बोलते हैं बिल्कुल। कि जो लोग साधु संत होते थे इतना ही खाते थे। मतलब वो मिनिमम खाना होता है जिससे आपकी बॉडी सिर्फ सरवाइव करे। बिल्कुल जी या बिल्कुल। तो लेबर क्लास की तरह मेहनत करो, उतनी कैलोरीज बर्न कर सको। तो ये चीजें हैं सर, हेतु तो है ही बहुत सारे। टाइम हो गया है ठीक है, सर। अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक अब यू हम सर, कल प्रणाम मिलेंगे। सर। थैंक यू। ठीक है।